नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद अपने सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं भौतिक विषय का इकाई 5, जिसके लिए बोर्ड एग्ज़ाम में निर्धारित अंक दिए गए हैं 4। तो 4 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक ही वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तैयारी के लिए एकमात्र वीडियो। तो हमारे वीडियो को आप अंत तक देखिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार जानकारी से भरे महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा पहला टॉपिक है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? पहला ऑप्शन है दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी विकिरण, गामा किरणें, अवरक्त विकिरणें। तो दोस्तों सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है पूरे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में गामा किरणों का। तो इसका सही आंसर होगा गामा किरणें। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। ओजोन मंडल अवशोषित करता है माइक्रो तरंगों को, अवरक्त विकिरणों को, दृश्य प्रकाश को, पराबैंगनी किरणों को। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो ओजोन होती है, ओजोन परत पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है। तो सही आंसर होगा पराबैंगनी विकिरण। हमारा अगला प्रश्न है, दूर संचार के लिए कौन सी तरंग उपयुक्त होती है? माइक्रो तरंगे, अवरक्त विकिरण, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी विकिरणें। तो इसका सही आंसर होगा अवरक्त विकिरणें, माइक्रो तरंगे, दृश्य प्रकाश और पराबैंगनी किरणें। तो दूर संचार के लिए माइक्रो तरंगों का उपयोग किया जाता है, जिसको हम सूक्ष्म तरंग भी कहते हैं। निम्न में से लंबी तरंग कौन सी होती है? रेडियो तरंगे, गामा किरण, माइक्रो तरंगे, एक्स किरणें। तो दोस्तों जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है वो लंबी तरंग कहलाती है। तो रेडियो तरंगों का पूरे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, इसलिए वह क्या होगी? लंबी तरंग होगी। फिर अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं परस्पर समांतर, परस्पर लंबवत, एक दूसरे से न्यून कोण पर झुके, एक दूसरे से अधिक कोण पर झुके। तो दोस्तों जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर होते हैं लंबवत। तो इसका सही आंसर होगा परस्पर क्या होते हैं? लंबवत। विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज निम्न में से की थी? फैराडे ने, मैक्सवेल ने, हर्ट्ज ने, मार्कोनी ने। तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो खोज है वो किसने की थी? मैक्सवेल ने। तो हमारा सही आंसर होगा मैक्सवेल। हमारा अगला आंसर है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पूछा है विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो माइक्रो तरंगे, अवरक्त विकिरणें, ध्वनि तरंगे, रेडियो तरंगे। तो इसमें आएगा ध्वनि तरंगे, क्योंकि ध्वनि तरंगे होती है यांत्रिक तरंग। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है त्वरित आवेश से, स्थिर आवेश से, एक समान वेग से गतिमान आवेश से, धारावाही चालक से। तो सही आंसर होगा त्वरित आवेश से। त्वरित आवेश से विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व के प्रायोगिक पुष्टि सर्वप्रथम ने की थी? मैक्सवेल ने, हर्ट्ज ने, जगदीश चंद्र बोस ने, मार्कोनी ने। तो इसका सही आंसर होगा हर्ट्ज ने। सर्वप्रथम हर्ट्ज ने अपने प्रयोग द्वारा 6 मीटर तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न की थी। तो सही आंसर होगा हर्ट्ज। हर्ट्ज ने तरंगों के अस्तित्व की पुष्टि की। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय किरणें नहीं हैं? माइक्रो तरंगे, एक्स किरणें, बीटा किरणें और पराबैंगनी विकिरणें। तो बीटा किरणें जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंगे रिक्त स्थान तरंगे होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंगे होती हैं। तो इसमें आंसर आएगा अनुप्रस्थ। हमारा दूसरा प्रश्न है, फोटोग्राफिक प्लेट के लिए रिक्त स्थान तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफिक प्लेट के लिए, फोटोग्राफिक के लिए अंधेरे में अगर हमें फोटोग्राफ करना हो तो अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश का रंग उसकी रिक्त स्थान पर निर्भर करता है?
तो दृश्य प्रकाश का जो रंग होता है वो दृश्य प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। अलग अलग आवृत्तियों के लिए कलर भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। वे तरंगें जिनकी आवृत्ति मेगाहर्ट्ज की कोटि की होती है वे रिक्त स्थान कहलाती है, तो वो कहलाती हैं रेडियो तरंगें। रेडियो तरंगों की जो आवृत्ति परास होती है वो मेगाहर्ट्ज में होती है, तो सही आंसर होगा रेडियो तरंगें। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य परास मीटर में होती है, तो इसका आंसर होगा 4.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर से 7.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर तक, तो मीटर में ये होगी। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें रिक्त स्थान होती है, तो जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, तो गामा तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, पूरे विद्युत चुम्बकीय तरंगों में सबसे अधिक होती है, तो सही आंसर होगा गामा तरंगे। हमारा अगला प्रश्न है, फिंगरप्रिंट में रिक्त स्थान तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों फिंगरप्रिंट में पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है, तो सही आंसर होगा पराबैंगनी किरणें। हमारा अगला प्रश्न है, निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के वेग का सूत्र लिखिए, तो दोस्तों निर्वात में जो सूत्र होता है तरंग चाल का होता है c/√μ0ε0। हमारा अगला प्रश्न है, पराबैंगनी लैंप बल्ब के बनाए जाते हैं, या पराबैंगनी जो लैंप होते हैं उसके जो बल्ब होते हैं वो किस धातु के बनाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा क्वार्ट्ज के बनाए जाते हैं। कांच के क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि जो कांच होता है वो पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। हमारा अगला प्रश्न है, जीवाणुनाशक के रूप में रिक्त स्थान तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो जीवाणुनाशक के लिए दोस्तों पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। पराबैंगनी किरणें कीटाणु या जीवाणु मारने के लिए काम आती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक आवृत्ति वाली तरंग रिक्त स्थान है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में सर्वाधिक आवृत्ति वाली तरंगें होती हैं गामा तरंगे। हमारा अगला प्रश्न है, गामा किरणों की खोज रिक्त स्थान ने की थी, तो गामा किरणों की जो खोज है वो बेक्यूरेल ने की थी, तो सही आंसर होगा बेक्यूरेल। हमारा अगला प्रश्न है, रडार प्रणाली में रिक्त स्थान तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों रडार प्रणाली में जो है सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि सूक्ष्म तरंगें जो होती हैं बिना फैलाव के एक निश्चित दिशा में गति कर सकती हैं। एक्स किरणों की खोज रिक्त स्थान ने की, तो एक्स किरणों की खोज रोंटजन ने की थी। दोस्तों क्या नाम याद रहेंगे, रोंटजन। हमारा अगला प्रश्न है, विस्थापन धारा रिक्त स्थान में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, तो विस्थापन धारा जो होती है वो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, तो सही आंसर होगा इसमें विद्युत क्षेत्र। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य परास क्या है, तो दृश्य स्पेक्ट्रम का जो तरंगदैर्घ्य परास होता है वो होता है एंगस्ट्रॉम में। अगर आप एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहते हैं, मीटर में लिखना चाहते हैं, नैनोमीटर में लिखना चाहते हैं, तो तीनों में इसका आंसर होगा 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक, और नैनोमीटर में लिखेंगे 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। हमारा अगला प्रश्न है, सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास लिखिए, तो दोस्तों सूक्ष्म तरंग जो होती है वो बहुत ही कम रेंज वाली होती है, अर्थात 1 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर तक वाली तरंगों को क्या बोला जाता है, सूक्ष्म तरंग बोला जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कोहरे में संकेत के रूप में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो कोहरे में संकेत के रूप में अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो सही आंसर होगा अवरक्त किरणें। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का मूल स्रोत क्या है, तो दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगों का मूल स्रोत त्वरित आवेश है, तो सही आंसर होगा त्वरित आवेश। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है कंपन वाली वो होती है अनुप्रस्थ, तो दोस्तों याद रखेंगे अनुप्रस्थ। एक्स तरंगों का एक उपयोग लिखिए, तो एक्स तरंगों का एक उपयोग लिख सकते हैं हम टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने में, टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने में।
हमारा अगला प्रश्न है, सर्जिकल उपकरणों की सफाई करने में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो सर्जिकल जो उपकरण होते हैं वो जीवाणु रहित होना चाहिए और जीवाणु का या कीटाणु को मारने में पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है, इसलिए सही आंसर होगा पराबैंगनी किरणें। हमारा अगला प्रश्न है, कैंसर के इलाज में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों कैंसर के इलाज में गामा किरणों का उपयोग किया जाता है, सही आंसर होगा गामा किरणें। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो दोस्तों सही आंसर होगा समताप मंडल। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश की आवृत्ति परास कितनी कोटि की होती है? तो दोस्तों दृश्य प्रकाश की जो आवृत्ति परास होती है वो 10⁻14 हर्ट्ज की कोटि की होती है। तो यदि आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को अवश्य कीजिए, ताकि इसी प्रकार आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।